हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपका नेचुरल रिसोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिसोर्स इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो आपको पता है कोई भी धरती के ऊपर ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सनलाइट हो गया, जैसे कि प्लांट्स जो आपके ब्रीद करते हैं इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट्स से हमें फूड मिलता है। तो ये सब के आपके रिसोर्सेज ही आएंगे। तो हमें क्या चाहिए, जितने भी रिसोर्स, हम स्रोत कहते हैं, जितने भी रिसोर्स आपके धरती के ऊपर अवेलेबल हैं और जो सूरज से आपकी सनलाइट आ रही है, ये सभी के यहाँ आपको ज़िंदा रहने के लिए कि अर्थ के ऊपर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। द स्टॉक्स ऑफ द नेचर विच आर यूजफुल टू मैन काइंड आर नोन एज ए नेचुरल रिसोर्स। देखिए ये क्या कह रहा है, स्टॉक्स ऑफ द नेचर, कि भाई प्रकृति के वो स्टॉक मतलब भंडार जो कि आदमी के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जो आदमी के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल देखिए, एयर हो गया आपका, एयर एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, तो सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स के एग्जांपल है। तो नेचुरल रिसोर्स क्या हैं भी, ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपके लाइफ को मेंटेन रखते हैं अर्थ के ऊपर, उनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। तो उन रिसोर्सेज का ख्याल रखना हमारा काम है, इसीलिए ये आपको चैप्टर दिया गया है, ताकि वो लंबे समय तक रहें और लंबे समय तक धरती के ऊपर जीवन पॉसिबल रहे। व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन अर्थ। देखिए ये रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि भाई कौन से रिसोर्सेज हैं। द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो जो बाहर का जो आउटर मोस्ट आपका जो अर्थ के अंदर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट क्रस्ट, उसके अंदर एक लेयर होती है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। वाटर कवर 75% ऑफ अर्थ सरफेस, इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। तो सबसे पहले सॉइल की बात करें तो जो आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट है उसके ऊपर एक लिथोस्फीयर होता है। उसके बाद जो वाटर जो है वो 75% है, पूरे जितने भी धरती है, धरती के ऊपर 75% वाटर है, और ये अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, मतलब धरती के अंदर जो ज़मीन के अंदर ही पानी पाया जाता है, आपको पता है सब कुछ। दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। तो सबसे पहले आपका लिथोस्फीयर है जो सरफेस अर्थ का, उसके बाद जो वाटर है 75%, और वाटर के अंदर जो वो धरती के अंदर जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर भी वाटर है, ये सब मिलाकर के आपका एक हाइड्रोस्फीयर बनता है। जहाँ भी आपको वर्ड लिखा मिल जाए हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब वाटर। द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ इज़ लाइक ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो तीसरा है वो एटमॉस्फेयर है। सबसे पहले लिथोस्फीयर है सरफेस, फिर उसके नीचे क्या है आपका हाइड्रोस्फीयर है जिसके अंदर की ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, और जो इसके ऊपर जो है जो एयर जहाँ तक प्रेजेंट है, हमारे अर्थ के ऊपर एयर है। एयर ऐसा नहीं है कि ऊपर तक प्रेजेंट है, सन तक प्रेजेंट है, कुछ एरिया तक प्रेजेंट है, जहाँ तक प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का हमने पढ़ा कि भाई जो एयर है इसने धरती को एक कंबल के जैसे ढका हुआ है, तो इस लेयर को हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। आगे देखिए बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर मतलब, बायो मतलब लिविंग और स्फीयर मतलब कि गोला। तो भाई जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिस एरिया के अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे कि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के जिस एरिया में जिस एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। देखिए ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ टुगेदर विद एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक्स लाइफ पॉसिबल नोन एज बायोस्फीयर। क्या कह रहा है भाई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं वो सब, उसके साथ साथ क्या रहेगा आपका एटमॉस्फेयर जो हमने अभी स्टडी किया, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, तीनों चीज़ें ये, और इसके साथ साथ जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिसके कारण ये लाइफ को पॉसिबल कर रहे हैं, जिसके कारण लाइफ मेंटेन है अर्थ के ऊपर, तो दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या रहेगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके साथ साथ आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है, इसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। इट में भी तो देखिए आपको दिखाया गया है बायोस्फीयर के अंदर, बहुत अच्छा डायग्राम है। एटमॉस्फेयर देखिए ऊपर का पार्ट है, लिथोस्फीयर ये पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर पानी वाला पार्ट है, और बायोस्फीयर क्या है जिसके अंदर सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। देखिए यहाँ से पानी भी आ गया, यहाँ से आपका एटमॉस्फेयर भी आ गया, प्लांट्स भी आ गए, मिट्टी भी आ गई, लिथोस्फीयर भी आ गया। तो मतलब जितने भी ये प्रेजेंट है इसको हमने कह दिया बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर के अंदर आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं,
बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो बायोस्फीयर के अंदर दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के अंदर आपके आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स और एबायोटिक के अंदर आते हैं एयर, वाटर एंड सोयल। तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट क्या है, बायोटिक मतलब जो लिविंग है तो लिविंग कौन होते हैं भाई, एक प्लांट से, एक एनिमल से, इसके अलावा कोई भी लिविंग नहीं है अर्थ के ऊपर। और एनिमल्स के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जो हमें दिखते नहीं है वो भी आ चुके हैं, तो क्या है बायोटिक। एबायोटिक के अंदर जो अर्थ के ऊपर इसको लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी हैं, जैसे कि लाइट, एयर, वाटर, सोइल। अब पहला जो हम एयर के बारे में स्टडी करें तो भाई एयर क्या होता है आपको पता है, हवा। हवा तो क्या हम कहेंगे मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज है, इसके अंदर अलग अलग गैसेज का मिक्सचर प्रेजेंट है। तो एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन, सो इट इज़ कॉल्ड ब्रेथ ऑफ लाइफ। तो आपको पता है एटमॉस्फेयर यानी एयर, एयर के अंदर हम क्या कहते हैं, अलग अलग गैसेज का मिक्सचर। आपने पढ़ा हुआ होगा भाई नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 78%, इसके बाद 21% ऑक्सीजन होती है। तो मतलब ये क्या है, डिफरेंट गैसेज है। लेकिन हमें किसकी रिक्वायरमेंट, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन के द्वारा आपको पता है हम सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं और CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन अगर हमें 2 मिनट भी नहीं मिली तो हमें मर सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी एक रिक्वायरमेंट है जो कि एयर के द्वारा पूरी हो रही है। तो एयर क्या है, एक आपको बता दिया नेचुरल रिसोर्स है जिसके द्वारा लाइफ मेंटेन हो रही है। देखिए अब रोल क्या होता है एटमॉस्फेयर का यानी एयर का। देखिए एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कांस्टेंट ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। तो क्या होती है, जो एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, मतलब इसके थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। हीट ट्रांसफ़र मतलब अगर कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है और वहाँ की एयर जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अब उस टेम्परेचर को पूरी जगह ट्रांसफ़र कर देगी, वो एक बैड कंडक्टर है जो हीट को पास नहीं कर सकता है ज़्यादा आगे। यानी क्या करेगा, ये पूरे अर्थ के ऊपर एक एवरेज टेम्परेचर रखेगा। जैसे कि सन से बहुत सारी रेज आ रही है तो वो रेज गिरने से हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा, वो एक कांस्टेंट बना करके रखेगा क्योंकि उस हीट को वो आगे पास नहीं होने देता। तो एवरेज टेम्परेचर रखता है ड्यूरिंग द डे एंड इवन द कोर्स ऑफ होल ईयर। तो पूरे साल भी वो एक मेंटेन करने की कोशिश करता है एवरेज टेम्परेचर एयर एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो एटमॉस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। क्या करता है, और प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग द नाइट। तो ये सडन इंक्रीज टेम्परेचर को रोकता है क्योंकि बैड कंडक्टर है। इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर सरफेस, आउटर स्पेस। तो ये क्या करता है, जो हीट जो बाहर निकलती है उसको रोकता है। एग्जांपल एट मून देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर एंड सो द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 190 टू 110 डिग्री। तो क्या होता है, ये रोकता है, क्या करता है, ये रोकता है किसको, हीट को बाहर जाने से रोकता है। जैसे कि आपको अगर इसमें एग्जांपल दिया गया है मून का कि भी चांद के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी हवा नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बदलता रहता है। वहाँ 190 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री टेम्परेचर रहता है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है, कोई भी वहाँ पर आपके एटमॉस्फेयर नहीं है, और अगर है भी तो वो हीट को बाहर भी जाने दे रहा है। तो ये क्या करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रख पाता, एक मेंटेन करके नहीं रख पाता है, जो कि आपके अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर कर पा रहा है, क्योंकि एक बार जो हीट आ गई उसको वो बाहर भी जाने नहीं देगा। तो देखिए आगे है आपका मूवमेंट ऑफ एयर, जिसको हम विंड बोलते हैं। मतलब अगर हवा की मूवमेंट, हवा चल रही है, उसको हम बोलते हैं विंड चल रही है, विंड। During the day, the direction of the wind is from sea to land. This is because air above the land gets heated faster and start rising. दिन के समय क्या होता है, जो आपकी हवा की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, फ्रॉम सी टू लैंड, समुद्र से और धरती की तरफ वो बहती है। क्यों बहती है, दिस इज बिकॉज एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड। क्या होता है कि जो धरती से ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, एंड स्टार्ट राइजिंग, और वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। ऊपर उठेगी तो मतलब वहाँ पे खाली जगह बन चुकी है, तो खाली जगह की तरफ हवा आगे से बहती हुई आएगी। तो समुद्र से वो धरती की तरफ बहती है दिन में। ड्यूरिंग द नाइट द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू सी। रात के समय क्या होता है, धरती से और समुद्र की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। दिस इज़ बिकॉज एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल। तो आपको पता है रात को टेम्परेचर कम होता है, वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठंडे होते हैं, तो वो हवा जो है जो ऊपर उड़ी थी दिन में वो नीचे आना स्टार्ट होती है, और वो वहीं पर ही आपकी
जो स्पेस बना था वो ख़त्म हो जाता है और जो हवा समुद्र की तरफ से आई थी वो वापस उसी तरफ चली जाती है। तो इसीलिए लैंड टू सी आपकी रात को बहती है और दिन में सी टू लैंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड। तो विंड कैसे बनती है, हवा कैसे बनती है, ये जो विंड यानी हम कहते हैं कि भी तूफ़ान पवन कैसे बनती है। तो ये कैसे बनता है कि भाई एक जगह से दूसरे जगह के अंदर हवा का बहना, और वो बहती क्यों है, क्योंकि भाई प्रेशर कम हो जाता है। एक जगह की हवा जो वो गर्म होकर ऊपर उठ गई तो वहाँ पे खाली जगह बन गई, जहाँ खाली जगह बनी उस जगह को भरने के लिए आगे से हवा बहती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका